चलिए दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। अपन प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि हाइड्रोकार्बन के दो वर्गों में विभाजित किया जाता है और हमने विस्तृत अध्ययन आपको करवाया मैंने कि एलोफेटिक क्या होता है, एलोफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के अतिरिक्त अब हम दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं, एरोमेटिक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एरोमेटिक की। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इनकी अपन डिस्कस कर लिए। इनकी डिस्कस करने के बाद हम अब बात करेंगे नंबर 2 पे एरोमेटिक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। किसकी? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना है कि एरोमेटिक होता क्या है, ठीक है ना। एरोमेटिक शब्द किससे बना है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की शब्द की बात करें तो ये किससे बना है? यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के शब्द किससे बना, तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है वो एरोमा शब्द से बना है। दोस्तों किससे बना है? एरोमा शब्द से। यह एरोमा शब्द से बना है। सबसे नंबर 1 पॉइंट, किस शब्द से बना है? एरोमा शब्द से। इसीलिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को किसको? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम क्या कह सकते हैं? एरिमा भी कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? इसे हम एरिमा भी कहते हैं या एरीन भी कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? एरीन भी। आपसे पूछा जाता है, बता सकते हो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम एरिमा या एरीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एरीन भी कहा जाता है। इसीलिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एरीन भी कहा जाता है। एरीन। आपसे पूछ लिया जाए कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम किस नाम से जानते हैं? एरीन के नाम से भी जानते हैं। एरोमा का शब्द से बना है क्या? एरोमेटिक, जिसका अर्थ क्या होता है? अर्थ भी तो समझना है। एरोमा शब्द का अर्थ क्या होता है ये भी तो अपने को पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो एरोमा शब्द से जो बना है इसका मतलब होता है सुगंध। क्या होता? इसका अर्थ होता है सुगंध। एरोमा शब्द का शब्द जो होता है, जो शब्द से बना, और इसका अर्थ होता है, आपसे कोई पूछे और इसका अर्थ होता है सुगंध, ठीक है ना। यानी यही से समझ सकते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो था वो गंधहीन था, जबकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो वो क्या है? गंध वाले हैं। क्या है? गंध वाले हैं। इसका मतलब इसमें क्या है? सुगंध होता है। क्या होता है? सुगंध होता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में गंध होता है, ठीक है ना। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हो कि उसमें तो नहीं होता लेकिन इसमें होता है। यदि आपसे पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो। क्या बता सकते हो? कि एरोमेटिक शब्द जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है एक विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में गंध पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का, एक विशेष प्रकार का क्या पाया जाता है? गंध होता है, ठीक है ना। इसके अलावा यदि आपसे बात कर लिया जाए तो आप बता सकते हो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन है। दोस्तों क्या है? बंद श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन को हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है ना। बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। कौन?
एरोमेटिक। एरोमेटिक शब्द का उत्पत्ति कहां से हुआ? वो एरोमा शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है सुगंध, अर्थात एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में एक विशेष प्रकार का गंध होता है। एरोमेटिक जो होता है बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को इसीलिए हम क्या कहते हैं यहाँ पे, एरोमेटिक शब्द को, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को हम इसीलिए यहाँ पे क्या, एरीन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एरीन भी कहते हैं। यदि अपने सब विशेष तौर से यदि आप पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि इनके जो जन्मदाता होते हैं, उनके जन्मदाता जो वो कौन है? बेंजीन है दोस्तों। कौन है? बेंजीन। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि जो सभी बेंजीन जो है, बेंजीन को सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जन्मदाता कहा जाता। क्या कहा जाता? जन्म। उसमें मीथेन की बात करते और इसमें किसकी बात कर दिए? बेंजीन की बात कर दिए दोस्तों। किसकी बात कर दिए? बेंजीन की बात कर दी। यदि आपसे पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो कि बेंजीन क्या, बेंजीन को सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। क्या माना जाता? जन्मदाता माना जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो किसको माना जाता है जन्मदाता? बेंजीन को, ठीक है। सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता मानते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं, इस वर्ग के जो भी यौगिक होंगे उन यौगिकों की बंद श्रृंखला कार्बन के 6 परमाणु से बनी होती। कितने परमाणु से बनी होती है? 6 परमाणु से बनी होती। कैसे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में जो भी होगा लगभग सभी एक दूसरे से बंधे होंगे। और कैसे होंगे? 6, ठीक है। इसीलिए इसको हमने क्या कहा? बेंजीन। यदि आपसे पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो इस वर्ग के जो यौगिक होते हैं, इस वर्ग के यौगिक जो होते हैं वो यौगिकों की बंद श्रृंखला कितने कार्बन से, कितने कार्बन परमाणु से? 6 कार्बन के 6 परमाणु, कितने? 6 परमाणु के संयोग से बने होते हैं या 6 परमाणु से बने होते हैं। बस इतना भी सकते हो। इसीलिए इसमें जो आते हैं सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? बेंजीन की बात करते हैं दोस्तों। किसकी बात करते हैं? बेंजीन की बात करते हैं। यदि आपसे अब कोई पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हो कि बेंजीन क्या है। एरोमेटिक जो होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जन्मदाता का है, सभी एरोमेटिक यौगिकों का जन्मदाता कहा गया है। आप आसानी से बता सकते हो। और ये जो होते हैं, इनमें जो होती है बेंजीन के समान वलय संरचना पाई जाती है। इसके अलावा नेप्थलीन होती है, इसके अलावा टोल्यूइन होती है, एंथ्रासीन भी होता है। ये सारे के सारे जो है अन्य एरोमेटिक है। और इनका जो सूत्र होता है वो सूत्र अपने को ध्यान रखना, CnH2n-6 होता है। सभी के सूत्र जरूर पूछे जाते हैं आपसे, तो सूत्र जरूर बताना है। और सबसे बड़ी बात है कि यदि पूछा जाए कि सबसे सरल उदाहरण एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का कौन है, तो आप बता सकते हो कि सबसे सरल उदाहरण जो होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का वो कौन है? बेंजीन है दोस्तों। क्या कौन है? बेंजीन। तो आप यहां लिख भी सकते हैं। सबसे सॉरी उदाहरण है एरोमेटिक
हाइड्रोकार्बन का। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा अपन डिस्कस कर सकते हैं, इसी में एक और आता है सबसे पहले, किसका सूत्र क्या होता है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की सामान्य सूत्र जो है वो क्या है, CnH2n-6, ठीक है ना, CnH2n-6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। आपको मैं बता दूं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक विशेष प्रकार के गंध भी पाई जाती है। इनके अलावा जो बेंजीन के अलावा अपन ने बात किया था वो टॉल्यूइन भी इसी का उदाहरण है, नेप्थलीन भी इसी का उदाहरण है, एंथ्रासीन भी इसी का उदाहरण। ये सारे के सारे क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं, टॉल्यूइन की बात कर रहे हैं। एंथ्रासीन, ये सभी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के उदाहरण है दोस्तों। चलिए, तो आज अपन ने डिस्कस कर लिया, इसमें जो टॉपिक बचा हुआ था वो हाइड्रोकार्बन से संबंधित, किससे संबंधित, हाइड्रोकार्बन से संबंधित छोटे छोटे पॉइंट के अपन ने डिस्कस कर लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक की अपन डिस्कस करेंगे वो जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है वो होता है कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कार्बनिक यौगिक की बात करेंगे। तो उनमें सबसे पहले मैं बता दूं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किससे मिलाकर जो हम नए पदार्थ, नए निर्माण करते हैं उनको क्या कहते हैं, हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यदि आपसे बोले कार्बनिक यौगिक में कौन कौन से हो सकते हैं, कार्बनिक यौगिक में केवल कार्बन ही नहीं हो सकता, कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सरल कार्बनिक यौगिक भी होते हैं जिसे निर्माण करते हैं। इन यौगिकों में अल्कोहल माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है, ईथर माना जाता है, एल्डिहाइड माना जाता है, कीटोन माने जाते हैं, ये सारे कार्बोनिक अम्ल माने जाते हैं। ये सारे के सारे हैं कार्बनिक यौगिक हैं। इनके अलावा और भी कार्बनिक यौगिक हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जैसे क्लोरोफ्लोरो अपन कार्बन भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम अपनी सरल भाषा में फ्रियोन भी कहते हैं, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा फ्रियोन का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है अपने रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं, एयर कंडीशन की बात करते हैं, शीत संग्रह में प्रशीतक के रूप में भी हम इनका सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपनी चलेगी वो चलेगी कार्बनिक यौगिकों का चलेगा दोस्तों। किसका चलेगा, कार्बनिक यौगिकों का चलेगा। मैंने क्या बताया कि 10 लाख से ऊपर, कितने, 10 लाख से ऊपर कार्बनिक यौगिक हैं और उनमें से कुछ की अपन डिस्कस करेंगे, सभी की डिस्कस नहीं कर पाएंगे, उतना अपने पास समय नहीं है। लेकिन मुख्य रूप से जो पेपर में पूछे जाते हैं उनको नॉलेज आपको देना जरूरी है। लगभग इन्हीं कार्बनिक यौगिक को हमने कई भागों में डिवाइड कर दिया है, इसीलिए अलग अलग टॉपिक में हम आपको सूचित करते रहेंगे कि ये देखो ये भी सब कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। जैसे नॉर्मल से भी बात कर दिया आपको मैंने, कार्बनिक अम्ल की बात कर दिया, तो कार्बनिक अम्ल के अंदर आप समझ लो एसिटिक अम्ल भी हो गए, क्या कहते हैं, सिट्रिक अम्ल भी हो गए, इस जितने भी अम्ल हो गए सारे कार्बनिक यौगिक के तहत आते। तो हम जो अम्ल और क्षार और लवण की चर्चा करेंगे तो उसमें इस टॉपिक की डिस्कस कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते चलेंगे और हम समझते चलेंगे। नॉर्मली अभी जो अपन बात करेंगे कार्बनिक यौगिक की वो मैं आपको बता रहा हूं। हमारे जीवन में कार्बनिक यौगिक बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। जो कुछ कार्बनिक यौगिक है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमारे डेली लाइफ में भी हम सबसे ज्यादा करते हैं। दैनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी जो है, दैनिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी कार्बनिक यौगिक है वो सबसे पहले नंबर पे है अपना CFC की बात करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्रियोन भी कहते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले कार्बनिक यौगिक में अपन देखते हैं कि कार्बन, ऑक्सीजन एवं
हाइड्रोजन। किसकी बात कर दिए हमने? बात कर दी आपके पास यहाँ पे कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के संयोग से अन्य कार्बनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले ये समझ, कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के संयोग से अन्य कार्बनिक यौगिक का भी हम निर्माण करते हैं। सबसे पहले बात अपन ने बता दिया एल्कोहल। क्या? एल्कोहल की बात बता दी आपके पास। सबसे पहले अपन किसकी बात कर लिया? एल्कोहल की बात कर ली। एस्टर, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन आदि, ये सभी क्या है? कार्बनिक यौगिक ही है। और कहीं ना कहीं इस सब का भी हमारे लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है और हम प्रयोग करते हैं दोस्त। चलिए, अब कार्बनिक यौगिक को समझने के लिए नॉर्मली सबसे पहले जो हमें जो समझना चाहिए, जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए दोस्तों पहले कि हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किस तरह से करते हैं, ठीक है ना। कार्बनिक यौगिकों का हम नामकरण किस तरह से करते हैं, तब जाके हम आगे बढ़ेंगे कि भाई हाँ ये सब भी होते हैं। कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण किया जाता है वो मुख्यतः 3 विधियों में करते हैं अपन। कितने वर्गों में? 3 विधियों में। यौगिकों का नामकरण मुख्यतया 3 विधियों से किया जाता है। कितनी विधि से किया जाता है? 3 विधियों से किया जा सकता है, ठीक है ना। कौन कौन से? नंबर 1 रूढ़ पद्धति होता है। कौन सी पद्धति की बात करते हैं? रूढ़ पद्धति की बात करते हैं। रूढ़ पद्धति की बात कर। अब यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि रूढ़ पद्धति किसे कहते हैं, तो मैं बता दूं कि इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का जो नामकरण होता है वो उनके प्राकृतिक स्रोतों अथवा उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। किसमें? प्राकृतिक स्रोतों अथवा उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी कार्बनिक यौगिकों का नाम हम किन के आधार पर रखते हैं, तो किसी भी कार्बनिक यौगिकों का जो नाम होता है रूढ़ पद्धति के अंतर्गत करते हैं, तो उनके हम प्राकृतिक स्रोत, किस प्राकृतिक स्रोत से हमें प्राप्त हुआ है तभी हम उसको नामकरण कर देते हैं, ठीक है। और उनके गुणों के आधार पर भी करते हैं। किनके? गुणों के आधार पर भी कर सकते हैं। तो नंबर 1, इस पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उनके प्राकृतिक स्रोत अथवा उनके गुण के आधार पर किया जाता है। जैसे आपसे कोई पूछ लिया जाता, आप बता सकते हो, जैसे मीथेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मीथेन की बात करते हैं। आपसे कोई पूछ लिया जाए तो मीथेन की बात करेंगे। CH4 की बात कर रहे हैं। किसकी बात करें? CH4। और इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम मार्स गैस कहते हैं। और ये किस, इसका स्रोत क्या है? प्राकृतिक स्रोत क्या है तो मैं बता दूं, दलदल भूमि से प्राप्त होता है। किससे? दलदल भूमि से प्राप्त होता है।
भूमि से प्राप्त होता है। इसके अलावा साग सब्जियों में भी, सब साग सब्जियों से भी सबसे ज्यादा क्या होता है, उनके यदि सड़ाने गलाने से भी सबसे ज्यादा क्या निकलता है, मीथेन निकलता है। गोबर से में भी मीथेन रहती है, ठीक है ना। तो दलदल भूमि से प्राप्त हुई, प्राकृतिक स्रोत हो गए। इसके अलावा आपसे पूछे तो बता सकते हो, कास्ट स्पिरिट की भी बात कर सकते हो। किसकी बात कर सकते हो, कास्ट स्पिरिट की, ठीक है ना। CH3OH की बात करते हैं, ठीक है ना, कास्ट स्पिरिट, ठीक है ना। लकड़ी वगैरह से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। आसवन से प्राप्त, ये प्राकृतिक स्रोत होता है। इसके अलावा आप बात कर सकते हो एसिटिक अम्ल की भी बात कर सकते हो। किसकी बात कर सकते हो, CH3COOH, एसिटिक अम्ल की भी बात कर लिए, ठीक है ना। ये कहां से प्राप्त होता है, सिरका से प्राप्त होता है। तो इस तरह से कुछ ऐसे कार्बनिक अम्ल होते हैं जिनके रूढ़ पद्धति के अनुसार भी हम इसका नामकरण करते हैं, ठीक है दोस्तों, रूढ़ पद्धति से। और कुछ कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण होता है वो उनके व्युत्क्रम पद्धति से होती है। किस पद्धति से होती है, व्युत्क्रम पद्धति। आपसे जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कार्बनिक यौगिक का जो नामकरण किया जाता है वो उनमें से सबसे अधिक प्रचलित कौन से विधि अपनाए जाते हैं, सबसे अधिक प्रचलित, वर्तमान में सबसे अधिक प्रचलित कौन से होते हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं। तो अभी तक अपन ने बात की रूढ़ पद्धति की, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे व्युत्क्रम पद्धति की। किसकी, व्युत्क्रम पद्धति की। दूसरे पर आ गया व्युत्क्रम पद्धति। इस पद्धति में उनके अणुसूत्र की संरचना अपन निकालते हैं। क्या करते हैं, संरचना दिखाते हैं। यदि आप उनकी संरचना दिखाकर, यदि मीथेन है तो मीथेन को यदि किसी और में बदल दे, उनके साथ है, यदि मीथेन से जैसे भी क्रिया करते हैं, मीथेन से यदि रिएक्शन करवाते हैं और कुछ और बन जाए, ट्राई मिथिल मीथेन बन जाए, तो इसका प्रकार के उल्टा हो गया। क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। यानी हम प्राकृतिक को भी किसी और में हम बदल रहे हैं, तो क्या हो गया, व्युत्क्रम पद्धति कहलाता है। क्या कहलाता है, व्युत्क्रम पद्धति। जैसे CH4 की बात कर लिया, CH4 क्या है, ये मैथेन है या मीथेन। अब इनको यदि अपन किया जाए तो इनसे कुछ और भी अपन बना लेते हैं। जैसे अपन, मैंने एग्जांपल दिया आपको, ट्राई मेथिल मेथेन बना ले, ट्राई मेथिल मेथेन बनाते तो क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया, ठीक है ना। जैसे CH3 की बात कर ले, क्या करें, CH3 इस तरह से यदि अपन निर्माण कर लेते हैं तो इसे कहते हैं हम ट्राई मेथिल मेथेन। इस तरह से हम इथेन से भी बना सकते हैं, एसिटिलीन से भी बना सकते हैं। सभी तरह से बनाकर जो हम नए मेथेन का निर्माण करते हैं, नए कार्बनिक यौगिक बन जाते हैं, वो किस क्रम से, व्युत्क्रम पद्धति से। तो इस तरह से भी हम इनके नए नए व्युत्क्रम पद्धति से बना लेते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट जो है जिनका नामकरण किया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपसे कि तीसरा सबसे अधिक पद्धति कौन है जो सबसे ज्यादा यूज कर, IUPAC की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ठीक है ना, IUPAC की बात करता है। अब इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमेशा कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है कि IUPAC का अर्थ क्या होता है। तो आपको बताना है कि IUPAC का जो अर्थ होता है वो होता है इंटरनेशनल, क्या, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की बात करते हैं। इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जाता है। जो सर्वमान्य है और सबसे अधिक प्रचलित जो है वर्तमान समय में, सबसे अधिक प्रचलित वर्तमान समय में जो है पद्धति वो है IUPAC, ठीक है ना। IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है, IUPAC, ठीक है ना। पेपर में पूछे जाते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल यूनियन प्योर, क्या, इंटरनेशनल यूनियन
ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री, ये पेपर उसके अर्थ क्या होता है, कभी कभी क्या हर बार पूछे गए क्या होता तो आपको बताना है, यही पॉइंट बताना कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री पद्धति, यह पद्धति वर्तमान समय में सबसे अधिक प्रचलित, सबसे अधिक प्रचलित। इस पद्धति से, किस पद्धति से, इस पद्धति के अनुसार सभी कार्बनिक यौगिकों का क्या किया जाता है, नामकरण किया जा सकता है। इस पद्धति से सभी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया जा सकता है। यह सर्वमान्य है, यह सर्वमान्य है, यानी ये सभी जगह मान्य है। इनके द्वारा जो हो गया एक बार नामकरण किसी भी कार्बनिक यौगिकों का, वो सभी जगह क्या है, मान्य है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सर्वमान्य है। ठीक है दोस्तों, ये अपन बात कर ले कार्बनिक यौगिकों की बात कर ले। कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं जो हमारे दैनिक जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, उनका डिस्कस अपन एक एक करके करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो आप नॉर्मल क्या बात है, सामान्य जिंदगी में हमेशा हर वक्त आपके लाइफ में आसपास में जो देखते हो, जो उपयोग करते हो, वो होता है CFC की बात करेंगे। सबसे पहले पॉइंट करेंगे कार्बनिक यौगिक में CFC। किसकी बात करेंगे दोस्तों, CFC की बात करेंगे। CFC नंबर 1, दैनिक जीवन में, किसमें, दैनिक जीवन में उपयोगी महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। ठीक है ना, तो सबसे पहले अपन किसका डिस्कस कर रहे हैं, CFC। ठीक है ना, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, क्या, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। कोई डाउट, यदि आपसे कोई पूछ लिया जाता, आप आसानी से बता सकते हो। सबसे नंबर 1 पर किसको बता सकते हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन की डिस्कस कर रहे हैं। किसकी डिस्कस कर रहे हैं, क्लोरोफ्लोरो कार्बन की डिस्कस कर रहे हैं। इसका पूरा नाम क्या बताया, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। यह क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन परमाणुओं के यौगिकों का संगठन है। क्या है, यह क्लोरीन, फ्लोरीन, किसके किसकी बात अपने क्या, क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन परमाणुओं के संगठन से, किससे, कार्बन परमाणु के संगठन से बनता है। नंबर 1 पॉइंट, ये एक पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट अपन बात, ये सबसे महत्वपूर्ण CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन, यह क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन परमाणुओं के संगठन से बनता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हम CFC कहते हैं। क्या कहते हैं, CFC। यह ओजोन परत के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ओजोन परत के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण ओजोन परत के लिए अपन बात कर रहे हैं। CFC को हम फ्रियोन भी कहते हैं। ठीक है, इसे
फ्रीऑन भी कहा जाता है। क्या जाता है दोस्तों? फ्रीऑन भी कहा जाता है। ठीक है ना। फ्रीऑन का मतलब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है, तो ही बताना क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताना। क्या बताना? फ्रीऑन का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक कहां प्रयोग किया जाता था, आप बता सकते हो फ्रीऑन गैस का जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है वो प्रशीतक के रूप में किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। ठीक है, परिपक्षक के रूप में किया जाता है। हर जगह हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, आदि में होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम फ्रीऑन की डिस्कस कर लिए। यदि आपके बारे में पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो। ये भी कह सकते हो कि पॉलीक्लोरो फ्लोरो एल्कोन को फ्रीऑन भी कहा जाता है। कभी कभी इससे उल्टे क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप बता सकते हो। किसकी बात कर रहे हैं हम? पॉलीक्लोरो पॉलीक्लोरो फ्लुओरो पॉलीक्लोरो फ्लोरो एल्केन को भी फ्रीऑन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी अपन क्या कहते हैं? फ्रीऑन कहा जाता है। यदि आपसे कोई पूछ ले तो आप आसानी से इसके जवाब दे सकते हो, बता सकते हो। हाँ, किसको ये भी। इसके अतिरिक्त और भी हैं हमारे जिनकी अपन डिस्कस कर सकते हैं। अल्कोहल की अपन ने डिस्कस किया था, अभी अल्कोहल के बारे में बता देते। कार्बन मीथेन की भी बारे अपन डिस्कस कर, ये भी कार्बनिक यौगिक ही है। कौन? मीथेन भी कार्बनिक यौगिक, इनकी भी डिस्कस कर सकते हैं अपन। मीथेन की बात कर लेते हैं। यह भी कार्बन, यह एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। सबसे पहले यह पढ़ भी चुके हैं, एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, पढ़ चुके हैं। संतृप्त में अपन ने स्टडी कर चुका है इसका। ठीक है, इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है ना, इसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मार्स गैस के नाम। यह एक कार्बनिक गैस है। क्या है? यह एक कार्बनिक गैस है। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र क्या बताया दोस्तों अपन? CH4 होता। प्राकृतिक रूप से यदि बात करें तो यह सब्जियों के विघटन से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? सब्जियों से, सब्जियों के विघटन से प्राप्त होता है। ठीक है ना, यह प्राकृतिक रूप से सब्जियों के विघटन से प्राप्त होता है। बता भी दिया था, दलदल भी बता दिया, दलदल भूमि से भी प्राप्त होता है। इसमें जो होते हैं, आपको मैं बता दूं, यह प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव भी माना जाता है। क्या माना जाता है? मुख्य अवयव, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव है ये। यह प्राकृतिक गैस
का प्रमुख अवयव है। इसे हम कृत्रिम विधि से भी बना सकते हैं। यदि आपसे कोई कहे तो आपको कह सकते हो कि इसको हम कृत्रिम प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। यदि प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ये मीथेन प्राप्त होता है। यदि आप इसे पूछे कि मीथेन को प्रयोगशाला में कैसे बना सकते हो तो आप बता सकते हो कि प्रयोगशाला में मीथेन बनाने के लिए हम सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करते हैं। किसको? सोडियम, प्रयोगशाला में सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है, साथ गर्म करके प्राप्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या? मीथेन गैस हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि इसमें पूछे तो आप बता सकते हैं इसमें 90% जो होते हैं मौजूद होता है। किसी भी प्रमुख जो प्राकृतिक गैस प्रमुख अवयव है इनमें 90% क्या होते हैं? अपना मीथेन होता है। क्या होता है दोस्तों? मीथेन होता है। आपको बता सकते हो इसमें और इसका प्रयोग सबसे ज्यादा गैसीय ईंधन में किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी किया जाता है। इन सब में इनका हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है ना? यदि पूछ लिया हवा के साथ ये विस्फोटक मिश्रण भी बना देता है। कोयले की खदान में यदि अचानक भयानक विस्फोट होता है तो उसमें भी आप समझना कि मीथेन गैस का सबसे ज्यादा रोल है। ठीक है ना? कार्बनिक यौगिक के निर्माण में भी उपयोग होता है दोस्तों। गैस ईंधन के रूप में भी, किसके रूप में? गैस ईंधन के रूप में, गैसीय ईंधन के रूप में। रूप में भी इसका प्रयोग करते दोस्तों। ठीक है, तो आज की अपनी क्लास कंप्लीट होते दोस्तों। यहीं पे बहुत सारे प्रमुख कार्बनिक रासायनिक यौगिक हैं जिनका डिस्कस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राम राम।